क्या आपने सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के लिए रात को खुलते हुए देखा या सुना है? आखिरी बार शायद निर्भया के दोषियों की फांसी रोकने के लिए और उससे 5 साल पहले आतंकवादी याकूब मेनन की फांसी रोकने के लिए देर रात तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। लेकिन इस बार मामला किसी आतंकवादी से नहीं बल्कि एक न्यायाधीश से जुड़ा हुआ है जो कलकत्ता हाई कोर्ट के हैं। यूं कहिए कि सुप्रीम और कोलकाता हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश आमने सामने हैं। बीती रात सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, जिसके बाद देश सहित पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं शोभित चंदोला। आइए एक एक करके समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और ये स्थिति क्यों आन पड़ी। दरअसल पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने वर्ष 2016 में सरकारी स्कूल में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तो शुरू की, लेकिन इसमें कई अनियमितताएं सामने आने लगी। शिकायत ऐसी कि मेरिट लिस्ट में नाम आए बिना भी लोगों को नौकरी दे दी गई। सरकार के राज्य मंत्री की बेटी टॉपर बना दी गई। वर्ष 2022 की शुरुआत में हाई कोर्ट ने पहली बार इस शिक्षक घोटाले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। आदेश देने वाले जज थे जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। इस नाम को आप याद रख लीजिए। इस वीडियो में आगे की घटनाएं जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के इर्द गिर्द ही घूमने वाली हैं। सबसे पहले शिक्षक घोटाले में बड़ी गिरफ्तारी हुई ममता बनर्जी के करीबी और उनकी सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे पार्थ चटर्जी और उनकी महिला मित्र की। ईडी द्वारा जांच में पार्थ चटर्जी से जुड़ी 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति बरामद की गई थी। वहीं इस घोटाले में अब तक पश्चिम बंगाल के कई अधिकारी, टीएमसी के 2 विधायक मानिक भट्टाचार्य और जीवन कृष्ण सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह स्थिति तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। ऐसे में टीएमसी ने न्यायपालिका के विरुद्ध ही मोर्चा खोल दिया। टीएमसी कार्यकर्ता हाईकोर्ट पहुंचकर जस्टिस गंगोपाध्याय के कमरे के बाहर ही प्रदर्शन करने लगे। शायद ही ऐसा गुंडागर्दी का मामला देश में आज तक दिखा हो, लेकिन अभी ममता बनर्जी सरकार को असली झटका मिलना बाकी था। इसी वर्ष फरवरी में न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया कि 1911 ग्रुप डी कर्मचारियों की नौकरी को रद्द करना होगा। गंगोपाध्याय ने कहा था, मेरा मानना है कि उन सभी लोगों की नियुक्ति अवैध रूप से भ्रष्टाचार के जरिए की गई है। ऐसा माना गया कि नौकरी रद्द होने वाले लोगों में अधिकतर तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। शायद इसलिए ममता बनर्जी ने तो एक कार्यक्रम में खुलेआम न्यायपालिका से अनुरोध भी कर दिया कि जिन्हें घोटाले के तहत नौकरी मिली है उनकी नौकरी ना छीनी जाए, और इसके लिए ममता बनर्जी ने लोगों की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दिया। आप स्वयं सोचिए कि जिन लोगों ने नौकरी लगने के लिए पैसे दिए हों उनकी आर्थिक स्थिति खराब कैसे मानी जा सकती है। सिर्फ ममता या उनकी पार्टी के लोग ही नहीं बल्कि उनके भतीजे भी हाईकोर्ट के खिलाफ आक्रामक होने लगे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी एक रैली में कहते हैं, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि न्यायपालिका का एक छोटा सा हिस्सा नौकर मिनियंस बन गया है। केवल 1% जज समझदारी से काम कर रहे हैं। वे हर मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने तो ये तक कह दिया था कि न्यायपालिका का 1% केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों के निर्देश पर काम कर रहा है। अभिषेक की इस टिप्पणियों के बाद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने पिछले साल 20 सितंबर को क्षेत्रीय चैनल एबीपी आनंदा को एक इंटरव्यू दिया। ये वही इंटरव्यू है जिसकी वजह से आज मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। इस इंटरव्यू में गंगोपाध्याय राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए कथित तौर पर कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी द्वारा न्यायपालिका पर सांठगांठ जैसे आरोप लगाने के लिए 3 महीने की जेल होनी चाहिए। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा था कि उनका मानना है कि ऐसे लोग जो न्यायपालिका की तरफ उंगली उठाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी इंटरव्यू में जस्टिस गंगोपाध्याय ने दावा किया कि उन्होंने कभी करप्शन से समझौता नहीं किया। कहा कि मैं ऐसे फैसले देना चाहता हूं जो नजीर बने। कभी रिसर्चर इसे पढ़े तो कहे कि एक जज ऐसा भी था। इंटरव्यू खत्म हुआ और विवाद शुरू हुआ। हालांकि मामले की सुनवाई जारी रही। इसके बाद एक सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल के एजुकेशन सेक्रेटरी मनीष जैन ने कोर्ट को बताया कि अवैध नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद बढ़ाने का आदेश खुद राज्य मंत्रिमंडल ने दिया था। जस्टिस गंगोपाध्याय ने राज्य सरकार के इस फैसले पर आश्चर्य जताते हुए कहा था कि आखिर कैबिनेट इस तरह का निर्णय कैसे ले सकती है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा था कि अगर जरूरत हुई तो मैं इस मामले में पूरी कैबिनेट को पार्टी बनाऊंगा और एक एक करके सबको समन करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो सबको शो कॉज नोटिस भी जारी करूंगा। विवाद तब बढ़ा जब जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि चुनाव आयोग से तृणमूल कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के तौर पर मिली मान्यता रद्द करने के लिए कहना पड़ सकता है। संविधान से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जस्टिस गंगोपाध्याय की इस टिप्पणी पर तृणमूल कांग्रेस कहां चुप बैठने वाली थी। टीएमसी के स्टेट सेक्रेटरी कुणाल घोष ने उन पर कुर्सी के दुरुपयोग का ही आरोप लगा दिया और फैंटम गंगोपाध्याय कहते हुए पॉलिटिकल एक्टिविज्म का आरोप लगाया। एक और इंटरव्यू का ये मामला था ही तो दूसरी ओर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर सकती हैं। अब तृणमूल कांग्रेस ने हाईकोर्ट के खिलाफ आर या पार के मोड पर आ चुकी थी।
अभिजीत गंगोपाध्याय ने अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ की अनुमति क्या दी, इसके 1 घंटे बाद ही टीएमसी के कुणाल घोष ने जस्टिस गंगोपाध्याय के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। घोष के अनुसार न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के पास एक विशेष सूची है जिसके तहत वो बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। घोष ने कहा कि जस्टिस गंगोपाध्याय को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और सीधे राजनीति में शामिल हो जाना चाहिए। सोचिए, यह टिप्पणी किसी विपक्षी नेता के खिलाफ नहीं बल्कि हाई कोर्ट के एक जज पर की जा रही है। अब प्रश्न यही है कि जस्टिस गंगोपाध्याय के विरुद्ध ऐसा कैंपेन चलाकर दबाव बनाना कहां तक जायज था। पूरे मामले में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 28 अप्रैल को तृणमूल कांग्रेस इंटरव्यू का मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल शिक्षा घोटाले से जुड़ा मामला जस्टिस गंगोपाध्याय से ट्रांसफर कर दूसरी बेंच को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस गंगोपाध्याय से मामले को ट्रांसफर करने का फैसला उनके इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट कॉपी के आधार पर किया गया है। इसके बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को रात 12 बजे की डेडलाइन देते हुए अपने उस इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्शन की कॉपी मांगी जो चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के बेंच के सामने रखी गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट के इस ऑर्डर का सीजेआई चंद्रचूड़ ने संज्ञान लिया। फटाफट बेंच गठित हुई और रात 8 बजे को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हो गई। शीर्ष अदालत ने कहा हाईकोर्ट का आदेश प्रॉपर नहीं है और इस पर रोक लगा दी। आपको याद होगा कि एक ऐसा ही विवाद वर्ष 2017 में भी देखने को मिला था जब कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस.सी. कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत 7 जजों को 5 साल की सजा सुना दी थी, जिसके बाद कर्णन को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। हालांकि जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा मैं भागने वाला आदमी नहीं हूं और इस्तीफा नहीं दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करूंगा। यह सवाल हम आप दर्शकों के लिए छोड़ते हैं कि यदि जस्टिस गंगोपाध्याय के एक इंटरव्यू के ट्रांसलेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो क्या उस ट्रांसलेशन को देखने का अधिकार उन्हें नहीं है? आप बने रहिए द पैम्फलेट के साथ।